सोचो कि आप रात को सो रहे हो। काफ़ी रात है, 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। रात का कमरा जो है बहुत ही डार्क है और कोई एक खिड़की खुली हुई है। तो डर लगता है ना? ऐसा मन करता है कि उठ के जल्दी से खिड़की बंद कर दूँ। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है खिड़की खुला रहने की वजह से नींद नहीं आती है। क्योंकि उसे लगता है कि कोई सामने खड़ा है खिड़की के ऑपोज़िट साइड, कोई मतलब रॉड पकड़ रहा है, खिड़की से कोई अंदर आने की कोशिश करता है। तो चलिए कि ऐसे ही डर की कहानी आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। मायावी बुक की कहानियों में आप लोगों का स्वागत है। तो क्योंकि मैं हर स्टोरी के पहले बताती हूँ कि मायावी बुक की जो भी कहानियाँ हैं, ये काल्पनिक है, वास्तव से कोई लेना-देना नहीं है, किताबों से पढ़ी हुई, दोस्तों से सुनी हुई। उन्हीं कहानियों को मैं एक नया रूप देने की कोशिश करता हूँ, पर भी कोई रहस्यमयी चीज़ें तो होती है। तो चलिए आज की कहानी मैं स्टार्ट करती हूँ बिना कुछ बातें लंबी बढ़ाए हुए। तो आज की कहानी मैंने अपने मामा जी से सुनी थी, ये कहानी सुरभि की है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। सुरभि एक कॉलेज कंप्लीट होने के बाद काफ़ी नौकरियों का एग्ज़ाम देने के बाद उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब मिली थी। तो क्योंकि आप लोगों को पता होगा काफ़ी लोगों को कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जब जॉब मिलती है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो क्वार्टर होती है, वो क्वार्टर जो होती है काफ़ी मतलब सुनसान एरिया में होता है, फॉरेस्ट वाला एरिया में होता है ना, तो काफ़ी कम जो है क्वार्टर वगैरह होता है। तो सुरभि को ऐसे ही एक जोरदा नाम की एक जगह है जहाँ पे सुरभि को जॉइन करना था और उसे क्वार्टर भी मिल चुका था। लेकिन सुरभि क्योंकि काफ़ी डरपोक टाइप की लड़की थी, तो उसके साथ उसकी माँ और उसकी बहन आके रहने लगी। लेकिन क्या हुआ है, सुरभि के पापा जो है दूसरे टाउन में जॉब करते थे और उसकी माँ को और उसकी बहन की पढ़ाई की वजह से अक्सर उसकी माँ को मतलब आना-जाना पड़ रहा था। तो काफ़ी टाइम के बाद क्या होता है कि सुरभि को 1-2 दिन के लिए कभी अकेले रहना पड़ रहा था। तो जिससे सुरभि काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। लेकिन उसके माँ उसे समझा के जाते हैं कि सुरभि अभी बड़ी हो चुकी है, उसकी अलग टाउन में जॉब लग चुकी है। काफ़ी बार ऐसा होगा कि सुरभि को अकेले रहना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक समय के बाद क्या होता है कि सुरभि की बहन की एग्ज़ाम और उसकी पापा की तबीयत की वजह से उसकी माँ को मतलब उसके पापा के साथ जाके रहना पड़ा और सुरभि रहेगी अकेली। तो उसकी माँ ने उसे समझाया कि खिड़की वगैरह रात को सोने से पहले अच्छे से बंद कर दे, ऐसा कुछ। तो ऐसे में क्या होता है कि सुरभि जिस रात अकेली सोई थी, उस रात क्या होता है, खिड़की वगैरह सब कुछ तो बंद करके सुरभि सोती ही थी। लेकिन किसी वजह से एक बार क्या होता है कि उस रूम का जो एक विंडो हल्का टूट जाता है। तो ऐसा लगता है मतलब एक छोटा-सा ही टूट जाता है, तो सुरभि को वो चीज़ें काफ़ी मतलब हैरान कर जाती है कि एक तो मैं चारों दरवाज़े बंद करके सोती हूँ, ऊपर से विंडो भी टूट गया। तो एक रात सुरभि को किसी वजह से नींद नहीं आई। सुरभि सुबह मॉर्निंग वॉक कर रही थी, ऐसे में उसके पास वाली आंटी जो है, सुरभि को कहती है, "क्या बात है सुरभि, तुम बहुत परेशान हो?" तो सुरभि कहती है कि देखिए ना आंटी, एक तो मुझे अकेले रहने में डर लगता है, ऊपर से ये जो विंडो है ना, वो भी टूट गया। मतलब मैं अगर विंडो को बंद भी करूँ, फिर भी कैसा विंडो टूटा हुआ है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो उसकी आंटी ने कहा, "कोई बात नहीं, यहाँ पे जो मिस्त्री वगैरह है वो काफ़ी काम पे डिले करते हैं। तुमने आई होप कंप्लेन तो कर दिया होगा?" तो सुरभि ने कहा, "हाँ आंटी, कंप्लेन तो कर दिया है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। पता नहीं कब आएगा।" तो तो उसकी आंटी कहते हैं, "ठीक है, फ़िलहाल तुम एक काम करना, कुछ चीज़ें वहाँ पे रख देना, कुछ कार्डबोर्ड वगैरह उसे चिपका देना, इससे तुम्हें डर नहीं लगेगा।" तो सुरभि कहती है, "ठीक है।" तो सुरभि ऐसा ही करती है। तो एक रात सुरभि मतलब देखती है कि सोती है और उसे तो नींद ठीक तरह से नहीं आती है। उसे बहुत ही ज़्यादा ऊट-पटांग टाइप के सपने, सोच उसके दिमाग में आ रहा था। ऐसे में क्या होता है कि सुरभि का जस्ट मतलब आँख लगने ही वाली थी। ऐसे में क्या होता है, सुरभि देखती है एक बहुत ही खूबसूरत चूड़ियों वाला हाथ, अंगूठी पहनी हुई, रेड कलर की चूड़ी पहनी हुई, एक हाथ जो है उस विंडो के उस जो होल है, उस होल से एक हाथ जो है निकल के मतलब आया। ऐसा लग रहा है किसी ने हाथ ऐसा फैलाया, जिस हाथ में भरी चूड़ियाँ थी और अंगूठी भी पहनी हुई थी, बहुत खूबसूरत सा हाथ था। तो सुरभि थोड़ी-सी चौंक गई और उसकी नींद जो है खुल गई। तो सुरभि ने कहा, "पता नहीं क्यों मैंने ऐसा सपना देखा, जबकि वो जो कार्डबोर्ड है वो तो ठीक जगह पे लगी हुई है, किसी ने कोई हाथ-वाथ नहीं बढ़ाया था।"
तो सुरभि ने अगले दिन उसके मॉम को फ़ोन करके ये सब कहा कि देखिए मॉम, ऐसा है कि मैं ऐसा-ऐसा सपने देख रही हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं, तुम सो रही हो ना, तो इसलिए तुम्हें ऊट-पटांग से सपने ही आएँगे। तो तुम ये सोचो मत और रात को जो है हनुमान चालीसा पढ़ के सो जाओ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगले दिन क्या होता है कि सुरभि जो है सोती है और सुरभि को सपने में देखती है कि किसी ने मतलब एक हाथ पहले देखा था और दूसरे दिन देखता है कि कोई चूड़ियाँ वगैरह कुछ भी नहीं पहना हुआ है, सिर्फ़ खाली हाथ जो है एक खाली हाथ, अभी कोई चूड़ियाँ नहीं, कोई अंगूठी नहीं, खाली हाथ खिड़की के जो होल है उसके अंदर से किसी ने निकाला। तो इस बार भी सुरभि जो है चौंक गई और फिर उसे डर लग गया और अब इस बार उसकी माँ को फ़ोन करके सुरभि कहती है कि मॉम, इस बार मैं नहीं रह पाऊँगी, आप लोग प्लीज़ आ जाओ। तो सुरभि की मॉम कहती है कि हाँ, आना ही पड़ेगा क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा डर रही हो, तो हम लोग क्या करते हैं अभी 5 दिनों में ही आ जाते हैं, बस 5 दिन। तो सुरभि कहते हैं फिर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं सो ही नहीं पा रही हूँ। तो अगले दिन जब सुरभि सोती है, तो सुरभि किसी भी तरह से अकेले नहीं सोती है। तो उस दिन वो क्या करती है, जो पास वाली जो आंटी है, उसे वो बुलाती है कि आप प्लीज़ मेरे कमरे में आ जाओ, आप सो जाओ। तो उसकी आंटी जो है उसके छोटी बच्ची होती है, तो दोनों ही एक दिन आके सोते हैं और फिर उस दिन सुरभि को कोई सपना वगैरह नहीं आता है। तो सुरभि कहते हैं आंटी, जब तक ना मेरी मॉम आ जाए आप क्या आप मेरे साथ सोगी? तो उसकी आंटी कहते हैं नहीं नहीं बेटा, कल ही तो मुझे जाना होगा, सुबह-सुबह मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है तो मुझे जाना होगा। तो सुरभि को तो अब क्या ही कह सकते हैं, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती। फिर अगले दिन सुरभि को अकेले ही सोना पड़ता है। इस बार सुरभि देखते हैं कि उस हाथ ने ना चूड़ी वगैरह की जगह कुछ और ही एक काला-सा पेंट वगैरह हाथ पे लगा हुआ था और वो हाथ निकाल रहा था। तो इस बार भी सुरभि का जब सपना आया तो सुरभि चौंक गई और फिर सुरभि ने देखा कि इस बार जो वो हाथ है, जो उसका ये सपना नहीं था। उसने देखा कि जो हाथ ऐसा लग रहा था कि जो कारपेट है, जो लगाया होता उस होल पे, वहाँ पे सच में किसी ने हाथ दिया है और जो पेंट उस हाथ पे लगा हुआ था वो उस खिड़की के चारों तरफ भी वही पेंट लगा हुआ था। तो इस बार सुरभि को ऐसा लग रहा था कि कोई मज़ाक कर रहा है या फिर कुछ ऐसा कुछ तो हो रहा है। तो या फिर चोरी वगैरह की भी कोशिश की जा सकती है, ऐसा कुछ हो रहा था। तो इस बार सुरभि ने उसकी मॉम को बताया कि मॉम ऐसा-ऐसा है कि जहाँ पे मैं सो रही हूँ वहाँ पे इस बार पेंट वाला हाथ आया और जो पेंट मैंने सपने में देखा वही पेंट खिड़की के चारों तरफ थोड़ा-सा लगा हुआ था। तो उसकी मॉम भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम आस-पास के लोगों को कहो और गार्ड को कहो ऐसा-ऐसा हुआ है। तो उसने गार्ड वगैरह लोगों को कहा है कि तो जो गार्ड था वहाँ पे, उसने कहा ठीक है, अब आप जब सोएँगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ध्यान रखूँगी। अगले दिन सुरभि सोती है। जिस दिन सोती है उस दिन सुरभि देखती है कि जिस दिन गार्ड था तो गार्ड ने कहा कोई भी हाथ वगैरह नहीं आया और गार्ड ने कहा कोई मैडम कुछ भी तो नहीं आया, आप खामखा डर रही थी। तो सुरभि ने कहा हो सकता है कि मेरा वहम हो, जो हाथ मैंने देखा था और जो पेंट लगा हुआ था चारों तरफ खिड़की के, वो हो सकता है मेरा वहम हो, वो पहले से ही हो सकता है लगा हुआ हो। इस बार तो गार्ड जो है वो भी दूसरी जगह पर अभी जो है देने लग जाते हैं, ड्यूटी करने लग जाते हैं। तो सुरभि को और एक दिन अकेले सोना पड़ता है। उस दिन सुरभि देखता है कि उस दिन सुरभि को किसी भी तरह से नींद नहीं आ रही थी। अब नींद नहीं आने की वजह से वो ना कंटिन्यूअसली उसी होल की तरफ देखे जा रही थी कि क्या बात है, शायद कोई हाथ आएगा ऐसा करके सुरभि को नींद नहीं आ रही थी, तो सुरभि देखे जा रही थी। इस बार सुरभि को उसी होल से जैसे दूर से कोई आवाज़ वगैरह जैसे आती है वैसा कुछ सुनाई दिया। तो सुरभि ने क्या किया, उस होल की बराबर खड़ी हो जाती है और देखती है कि एक औरत जो है वो खुले बालों में धीरे-धीरे करके उस विंडो की तरफ आ रही थी। तो सुरभि बहुत सी ज़्यादा डर जाती है। सुरभि
ऐसा धीरे-धीरे आ रही थी। ये देख के सुरभि बहुत ज़्यादा डर जाती है, तो सुरभि क्या करती है कि फ़ोन करती है, पास वाले जो अंकल आंटी हैं उसे फ़ोन करती है, वो लोग बाकी लोगों को बोल देते हैं, तो वो लोग भी आ जाते हैं। ताकि क्या हुआ, चारों तरफ जो है देखते मतलब लोग ढूँढते हैं उस औरत को, कहीं कोई सच में कोई है या फिर क्या है, तो किसी को वो औरत वग़ैरह नहीं मिलती है। अब सुरभि क्या करती है कि सुरभि को ये प्रॉब्लम आ जाती है ये होल की वजह से। तो सुरभि क्या करती है कि अब परेशान हो चुकी है सुरभि, तो अब वो कहती है कि मुझे ये क्वार्टर में नहीं रहना है। मैं एक काम करूँगी, यहाँ से मतलब हॉस्टल में रह लूँगी और यहाँ से मतलब आती-जाती रहूँगी, पर यहाँ पे मैं नहीं रह सकती। फिर वो सारे जो चीज़ें हैं वो पैकिंग वग़ैरह करती है। तो उसकी जो पास वाली आंटी है उसे समझाती है कि अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो तुम्हें यहाँ पे जॉब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल जो है काफ़ी दूर है। पर सुरभि कहती है कि नहीं, यहाँ पे मैं कैसे रहूँगी, क्योंकि आपने सिचुएशन देखा हुआ है किस तरह एक औरत जो है अपने हाथ जो है निकालती है। तो उसकी आंटी कहती है वो जो औरत है वो और कोई नहीं है, यहाँ का एक तुम किसी को बताना मत, यहाँ का एक जो गार्ड है उसकी पत्नी है। तो सुरभि चौंक जाती है। सुरभि कहती है क्या आप ये कैसी बातें कर रहे हो, वो गार्ड की पत्नी कैसे हो सकती है? तो वो जो आंटी है वो कहती है कि हाँ, कुछ 2-3 साल पहले उस गार्ड की जो बीवी थी वो मर चुकी थी, और वो ना थोड़ी-सी एब्नॉर्मल सी थी। मतलब अपनी मुंडी को ऐसे चारों तरफ मतलब बाल खुले हुए, थोड़ी-सी मतलब उसको प्रॉब्लम थी शायद, और वो जो गार्ड है वो शराब वग़ैरह पी के वो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा मारपीट करती थी। और एक दिन ना वो उसका जो शरीर है वो उसको अपने रूम में मरा हुआ मिला। तो सुरभि कहती है पर ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हो? तो वो आंटी कहती है पता नहीं, पर वो दिखने में भी ज़्यादा सुंदर नहीं थी। तो हो सकता है गार्ड ने किसी वजह से उसे शादी कर ली, लेकिन उसे शादी निभा नहीं पाया, और उसने फिर अभी दूसरी शादी कर ली। तो सुरभि कहती है आपको कैसे पता कि उसकी मौत कैसे हुई? तो उसकी आंटी कहती है कि मुझे तो पता नहीं कि उसकी मौत कैसे हुई, ज़हर पी लिया होगा या फिर कुछ भी होगा, पर मुझे ऐसा लगता है उस गार्ड ने ही उसको मारा है, और ऐसा मैं भी देखती हूँ। लेकिन तुम ना चिंता मत करो, वो ना मतलब किसी की मतलब नुकसान नहीं करता है। तो सुरभि कहता है कि ऐसा तो नहीं, नुकसान तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो एक अतृप्त आत्मा है, और हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि हमारे आस-पास भी उन लोगों का घूमना या फिर चीज़ें ये सब देखना ये अच्छी नहीं होती है। किसी दिन हार्ट अटैक होके मैं मर जाऊँगी अगर वो मेरे सामने आ गई तो। तो उसकी आंटी कहती है नहीं, पर तुम जिस रूम में रहती हो उस रूम में ना तुम्हारे पहले भी एक ऋचा नाम की एक फॉरेस्ट ऑफिसर जो है रहती थी। पर उसे भी वो जो औरत है उसे वो दिखाई देती थी, और ऐसा लगता है जैसे वो औरत जो है उसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ऋचा ने सब कुछ पैक वगैरह करके वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। लेकिन सुरभि, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ तो कहना चाहती है, और तुम जिस क्वार्टर में हो वो उसी क्वार्टर से उसका कोई लेना-देना या फिर ऋचा के साथ या फिर ऋचा के पहले भी जो शुबिर उस फॉरेस्ट ऑफिसर जो रहता था, कुछ तो उस क्वार्टर में है, जो उसे उस क्वार्टर में जो भी लोग रहते हैं उसी को वो दिखाई देता है। तो सुरभि कहती है कि ऐसा क्या बात है जो मुझे मतलब मुझे वो बताने की कोशिश कर रही है। तो उसकी आंटी कहती है पता नहीं, लेकिन देखो हम लोग भी अलग-अलग क्वार्टर में हैं, लेकिन हम लोगों को दिखाई नहीं देता है वो। बस तुम्हारे पहले जो ऋचा रहती थी, उसने भी मुझे सेम बात कही थी, और लेकिन हम लोग और भी लोग रहते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और फिर ऋचा से पहले सुबीर, उसको भी ये चीज़ दिखाई दिया। तो कुछ तो उस क्वार्टर से लेना-देना है उसका। तो इस बार सुरभि जो है सोचने लग जाती है कि आंटी आप क्या बोल रहे हो? क्या एक क्वार्टर से उसकी मौत कहीं और जगह हुई है, और मेरे क्वार्टर से उसका लेना-देना कैसे हो सकता है? तो जो ऋचा है वो कहती है कि वो जो ऋचा है उसके पास कुछ तो मतलब कुछ हिंट है, और सुबीर के पास। तो सुरभि इस बार जो इतनी डरपोक लड़की है वो मतलब ऋचा और जो सुबीर है
उससे कांटेक्ट करती है और उन लोगों से पता करती है। तो ऋचा कहती है सुरभि को, तो क्यों जो ऋचा कोलकाता में रहती थी, वो कहती है कि देखो सुरभि, वो औरत मुझे भी दिखाई देता और वो कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन तुम तो जानते हो कि अतृप्त आत्मा की बात कौन ही सुनेगा। पर मैंने उसे इग्नोर किया और वहाँ से भाग गई। सुबीर कहता है मुझे भी कुछ कहने की कोशिश किया था, मुझे तो एक बार उसने एक पेड़ की तरफ इशारा किया था। तो सुरभि कहती है कौन सी पेड़? तो उसके जिस घर में वो गार्ड रहता है उसके पीछे एक पेड़ है, उसके तरफ इशारा किया था। तो वो कहता है इस बार सुरभि को अब पता लगा नहीं है कि उस क्वार्टर में और गार्ड की बीवी में क्या संजोग है। तो इस बार वो देखती है, रात को जब सोती है तो जानबूझ के वो सुरभि जो है पूरी खिड़की जो है खोल के रख देती है। और क्या करती है, इस बार वो देखती है कि वो औरत जो है धीरे धीरे आ रही थी और सुरभि बिना डरे उस औरत के इंतज़ार करती रहती है। तो वो औरत मतलब सुरभि को बिल्कुल भी नहीं डराती है और आ जाती है। और सुरभि कहता है कि आप प्लीज़ बोलो आपको क्या चाहिए और आप क्यों मुझसे मतलब क्या कहने की कोशिश कर रही हो। तो इस बार वो औरत जो है बहुत ही, हालांकि सुरभि को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, वो औरत जो है बहुत ही ज़्यादा डरावनी दिख रही थी। तो सुरभि ने कहा कि आप प्लीज़ बताओ, आप चुप मत रहो। तो इस बार वो औरत अपने सर को ऊपर उठाती है और कहती है देखो, मेरी पति ने ही मेरी मौत की ज़िम्मेदार है। मैंने सुसाइड नहीं किया था, मेरे पति ने मुझे गला घोंट के मारा था अपने ही रूम में। तो सुरभि कहती है फिर इस क्वार्टर में तुम्हारा क्या है? तो सुरभि कहती है देखो, मैं प्रेग्नेंट थी और मेरे बच्चे को भी उसी गार्ड ने मार दिया था। हालांकि मेरा मतलब मेरे जो एबॉर्शन हुआ था उसकी जो भी मतलब एबॉर्शन के बच्चे के लिए जो होता है, मेरी जो पेट में प्रेग्नेंट थी और मेरा 8 महीने का बच्चा जो मतलब हुआ था रूम में ही, उसे ना इसी गार्डन में दफनाया गया था, मेरे गार्ड ने दफनाया था। तो सुरभि कहती है क्या इतनी मतलब गलत चीज़ हुई है? तो वो कहते हैं हाँ। तो मेरी तो दाह संस्कार हो चुकी है, लेकिन क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी और 5 मंथ मतलब 8 मंथ नहीं थी, 5 मंथ प्रेग्नेंट थी, जिसकी वजह से किसी को नहीं पता। लेकिन 5 मंथ में ही मेरा मतलब एबॉर्शन किया गया, मुझे बच्चा गिराने के लिए दवाई दिया गया था, जिसकी वजह से मेरा बच्चा जो है बाथरूम में गिर गया था, जो कि बहुत ही आधा अधूरा था और उसे इसी घर के गार्डन में दफनाया गया है। तो उसको उस मतलब बच्चे को निकालो और जो भी बच्चे का अस्थि वगैरह जो भी है निकालो और उसका दाह संस्कार करो। तो सुरभि जो है गार्ड को पुलिस में कंप्लेन करती है और अपने गार्डन को जो है खुदवाती है और देखती है कि सच में कुछ कंकाल वगैरह है, तो उसको वो दाह संस्कार करती है और फिर अब वो औरत किसी को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आज की कहानी जैसे भी हो आप लोगों को मैंने सुनाई। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।